फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356। तो फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, और जब राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लग जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, आइए हम देखते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल का व्यवस्था करता है, ठीक है। यानी आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा गया है कि क्या क्या प्रोसेस होगा, इसके प्रभाव क्या होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसका आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑन विच प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट, ठीक है। और व्हाट शुड बी इट्स इम्पैक्ट, यानी क्या है इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है। व्हाट कैन बी इम्पैक्ट, क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला आधार क्या है। आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट द्वारा या अन्य किसी माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि सरकार संवैधानिक, यानी किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे राष्ट्रपति साहब को यह पता हो जाए किसी भी माध्यम से कि किसी भी राज्य की जो राज्य सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है या संवैधानिक प्रावधानों का अवहेलना कर रही है, तो राष्ट्रपति साहब वहां की सरकार को भंग करके, यानी राज्य सरकार को भंग करके और वहां पे राष्ट्रपति रूल लगा सकते हैं। ये नियम, ये हमारा आर्टिकल 356 कहता है, ठीक है। 365 में देखिए क्या है कि यदि कोई भी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया गया दिशा निर्देश है, अगर उसका पालन अगर सही तरीका से नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि जो राज्य सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों का सही तरीका से, यानी सही रूप से, अनुरूप से क्या नहीं कर रही है, अनुरूप नहीं चल रही है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 365 यदि कोई भी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, यानी केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है कि इसके अनुसार राज्य सरकारें काम करेंगी, अगर उसका पालन कोई भी राज्य सरकार नहीं कर रही है तो क्या होगा। अगर नहीं कर रही है या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है तो क्या हो सकता है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज है यहां पर। अब इसमें देखना है कि आगे क्या चीज है, आगे कुछ और से प्रावधान है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 356 यानी 356 आर्टिकल, जो कि प्रेसिडेंट रूल का व्याख्या करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा इसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या है, राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद से क्या प्रभाव उसका पड़ता है राज्यों पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका आधार क्या है। तो इसका आधार है 356 यानी आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के रिपोर्ट के द्वारा, यानी हमारे राष्ट्रपति साहब को किसी भी राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि वहाँ की जो सरकार है वो संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रही हैं, तो राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है फ्रेंड्स। तो ये सबसे पहला इसका आधार है। और राष्ट्रपति को 365 जो आर्टिकल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको यह पावर देता है कि यदि कोई भी राज्य है अगर वो केंद्र के दिशा निर्देशों का सही तरह से अगर पालन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि यह जो सरकार है या किसी भी स्टेट की सरकार है वह
सही तरीका से नहीं चल रही है, वहां पर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, देखते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या है। किस प्रक्रिया के द्वारा, व्हाट इज द बेसिस ऑन विच प्रेसिडेंट कैन इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। फ्रेंड्स, देखते हैं राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए साधारण बहुमत से। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीना के अंदर अंदर, 2 माह के अंदर अंदर केंद्र सरकार में, यानी जो संसद है उसके दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अनुमोदन जरूरी है अगर उस प्रेसिडेंशियल रूल को आगे बढ़ाना है तब। ठीक है, ये चीज। दूसरा है कि संसद की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और अधिकतम 3 वर्षों तक रह सकता है। ठीक है, संसद स्वीकृति दे देती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीना तक चलता है, लेकिन यह जो समय है 6 महीना तक, इसको एक्सटेंड करके कुछ शर्तों के साथ इसे 3 साल तक लगातार लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग हमारे देश में एक आम बात रही है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 और उसके बाद से जब अपने देश में सरकारें बनी, संविधान बना, उसके बाद से सरकारें बनने के बाद से लगातार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र में अगर जो सरकार है उसके एंटी पार्टी की सरकार है राज्यों में, तो यहाँ पे क्या होगा कि केंद्र वाला जो सरकार है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। ठीक है, इसलिए इसका दुरुपयोग होता था। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आई 1994 में, जिस केस का नाम है सोमप्पा रैयप्पा मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, यानी अगस्त 1988 से 1989 तक ये सोमप्पा रैयप्पा मुंबई रहे। जो मुख्यमंत्री थे, इनकी पार्टी ने लोकदल पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। यानी इनका पार्टी जनता दल पार्टी लोकदल पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाया था। सरकार बनी 1988 और ये सरकार गिर गई 1989 में। यानी अगस्त 1988 से लेकर के अप्रैल 1989 तक ये सरकार एग्जिस्टेंस में रही, उसके बाद से ये सरकार गिर गई। फ्रेंड्स, इसमें हुआ ये कि जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय राज्यपाल वहां के थे, गवर्नर थे वेंकट सुब्बैया, और केंद्र में सरकार थी राजीव गांधी की। ठीक है, तो देखिए एक दिन की बात है कि इनके पार्टी का कोई मेंबर आया, इन्हीं के पार्टी का, वेंकट सुब्बैया जो राज्यपाल थे उनके पास। ठीक है, सोमप्पा रैयप्पा मुंबई के ही पार्टी का एक आदमी आया और राज्यपाल से मिला और उसने राज्यपाल को एक चिट्ठी सौंपी जिसमें उन्होंने कहा कि यानी 19 सदस्य और एक मैं 20 सदस्य इस पार्टी से हम इस्तीफा दे रहे हैं। हम इनको क्या नहीं करना चाहते हैं, तो इनको हम बहुमत नहीं देना चाहते हैं, यानी इनके साथ अब हम नहीं रहेंगे, इनके पार्टी से हम क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और इतना कहते ही जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति साहब को चिट्ठी लिख दी। राष्ट्रपति साहब को क्या किया, चिट्ठी लिख दी, यानी रिपोर्ट उन्होंने भेजा। कौन? तो वेंकट सुब्बैया ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी और इस रिपोर्ट में उन्होंने यह कह दिया कि एसआर मुंबई के पास अब मेजोरिटी नहीं है, यहां ये सरकार नहीं चल सकती है, इनके पास मेजोरिटी ही नहीं है। और उन्होंने राष्ट्रपति शासन यहां लगाने के लिए सिफारिश कर दी। फ्रेंड्स, अब क्या था, जब इन्होंने सिफारिश किया तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन
क्या किया गया, वहां पे लगा दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि जो व्यक्ति 19 लोगों का सिग्नेचर किया हुआ जो चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी, उसमें वो 19 लोग वास्तव में थे ही नहीं, क्योंकि वो जो 19 लोगों का सिग्नेचर वाला जो पत्र था वो फर्जी था। अब देखिए कितना बड़ा वहां पे मतलब ये धोखा हुआ था एक तरह से हम कहें तो। और वो किसके साथ, तो SR मुंबई के साथ। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब देखिए ये सारी चीजें हुई और इसी केस को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट में इन्होंने एक याचिका डाली। कौन, सोमप्पा रैयप्पा मुंबई जो मुख्य मंत्री थे कर्नाटक के, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया और उस याचिका में इन्होंने कहा कि मेरे पास पूर्ण मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत रहते हुए भी मुझे समय नहीं दिया गया कि मैं अपना बहुमत सिद्ध करूं। ठीक है, तो ये उन्होंने याचिका डाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही फ्रेंड्स ये जब हुआ तो देखिए कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लग गई। वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति शासन के बाद नई सरकार भी चुन करके आ गई। और ये सारा चीज होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो फैसला एक माइलस्टोन था, वो बेंचमार्क था एक तरह से कहेंगे तो। ठीक है, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। ऐतिहासिक फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ठीक है, ये फैसला दिया कि ये ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए यह कहा कि सरकार को प्राप्त बहुमत का निर्धारण सदन के पटल पर होना चाहिए, न कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि अगर राज्यपाल ये खुद मान लेता है, ठीक है, अपने मन से अगर मान लिया और राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर दिया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति के मानने पर यह बात निर्भर नहीं करेगा। राष्ट्रपति के मान लेने से तो काम नहीं होगा, राष्ट्रपति मान लेगा, सॉरी गवर्नर के मान लेने से तो काम नहीं होगा। अगर गवर्नर मान लिया कि नहीं इनके पास मेजोरिटी नहीं है तो और रिपोर्ट कर दिया राष्ट्रपति को, तो वहां पर तो भंग हो जाएगी सरकार। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो बहुमत है वो सदन के पटल पर उसको सिद्ध करना पड़ेगा, सदन के पटल पर होगा, राज्यपाल के मानने पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि किसी भी राज्य के विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया हो। जब तक राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन नहीं होगा, किसके द्वारा, सदन के द्वारा, यानी हमारे क्या बोलेंगे राज्य केंद्र सरकार में जो सदन है यानी उसको हम कहते हैं संसद है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये पारित होना चाहिए। जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये पारित नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। ठीक है, विधानसभा भंग करना है, विधानसभा को भंग तभी किया जाएगा जब संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा इसको पारित करेगी, तभी जाकर के किसी भी राज्य के विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा राष्ट्रपति शासन के सभी पहलुओं की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये सही है कि गलत है। अगर गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, स्टेट के सरकार को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अगर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन इंपोज किया है तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक इसकी जांच हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रेसिडेंट रूल। ये सारे चीज इसके बाद से हम लोग दूसरा चीज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये विधानसभाओं के मामले में क्या हुआ, देखिए विधानसभा अगर समय से पहले भंग होती है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक तो हो सकती है सीएम की चॉइस, जो मैंने कहा ना कि जैसे पीएम की चॉइस होती है, ऐसे इस मामले में सीएम की चॉइस हो सकती है। दूसरा हो सकता है मेजोरिटी का क्राइसिस, और मेजोरिटी का क्राइसिस होने की एक वजह
डिफेक्शन यानी कि दल बदल, जो कि मैंने आपसे पहले कहा वो तो है ही। ये दोनों कारण वहां भी थे, यहां भी हैं, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। यह एक तीसरा कारण है कि अगर केंद्र सरकार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, केंद्र सरकार के पास एक विशेष शक्ति हमारे संविधान में है जिसका दुरुपयोग इतना ज्यादा हुआ, जब पीएम ने चाहा किसी राज्य की सरकार को उठा के पटक दिया 1 सेकंड में। ये खूब हुआ हमारे देश में। 1959 में पहला दुरुपयोग हो गया था केरल के मामले में, उसके पहले 2 बार प्रयोग हुआ था पर वो दुरुपयोग नहीं था। दुरुपयोग मानते हैं कि केरल के मामले में पहली बार 1959 में हुआ। इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी 1 साल के लिए, उस समय हुआ। लेकिन 1967 के बाद तो ऐसी आंधी आई जब कांग्रेस के भीतर पार्टी बंटने लगी, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई का जब झगड़ा बढ़ा। 1968 और 1969 में कई राज्यों की सरकारें गिरी, इसलिए गिरी क्योंकि पार्टी के 2 हिस्से हुए, मेजोरिटी खत्म होने लगी। इस समय यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और हरियाणा ने तो उस समय हद ही कर दी। हरियाणा 1966 में बना ही था राज्य, पंजाब से अलग होके, और हरियाणा में 2 साल में 3 विधानसभाएं बन गई। आयाराम गयाराम जो डिफेक्शन है ना, दल बदल, वहां बहुत प्रसिद्ध हुआ। आपने सुना होगा आयाराम गयाराम। एक गयाराम जो ना, गयालाल नाम के आदमी थे, हरियाणा में एमएलए थे। एक होडल नाम की जगह हरियाणा में, फरीदाबाद पलवल के पास, वहां के थे। 15 दिनों में 3 बार पार्टी चेंज की थी। कांग्रेस से जनता पार्टी, जनता पार्टी से कांग्रेस, कांग्रेस से जनता पार्टी। और तब इनके नाम पे हो गया कि हरियाणा में जो पॉलिटिक्स चल रही है, आयाराम गयाराम, गयालाल नाम के आदमी थे, उनके नाम से वो प्रसिद्ध हो गया, आयाराम गयाराम। इतना दल बदल होता था। दल बदल हुआ, मेजोरिटी खत्म हुई, सरकार गिरी, विधानसभा भंग हुई, फिर इलेक्शन हो गया। इन राज्यों में इलेक्शन जैसे ही हुए तो इनके इलेक्शन की साइकिल चेंज हो गई। 67 के बाद बाकी सब में 72 में होना है, अब इसमें किसी में 69 में, 68 में हो तो 73, 74 में होगा। फिर 1977 में एक बहुत बड़ा खेल हुआ जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई। जनता पार्टी बड़ा तूफानी लहर पे सवार होकर आई थी लोकसभा में। इंदिरा गांधी के खिलाफ देश भर में माहौल था उस समय। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसके खिलाफ देश में माहौल था। इस सरकार को लगा कि इस माहौल का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे सरकार में। इस सरकार में जगजीवन राम जी थे उप प्रधानमंत्री, चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे। इस सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में एक साथ आर्टिकल 356 का प्रयोग किया और 356 का प्रयोग करके 9 राज्यों की सरकार को गिरा दिया और 9 के 9 में फिर से इलेक्शन हुआ। उनमें से 7 में जनता पार्टी जीत गई। सरकार क्या कह के गिराई? ये कह के गिराई कि आपने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए फिर से इलेक्शन करने का निर्देश दीजिए। ये निर्देश दिया केंद्र ने राज्य को, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों की मदद नहीं की इस मामले में। अभी ट्रेंड बन गया। ये ट्रेंड इंदिरा गांधी देख रही थी। इंदिरा गांधी तो इस मामले में और ज्यादा कठोर है। 1980 में इंदिरा गांधी पूरी ताकत से लौटी लोकसभा में, पीएम बनी। तो इन्होंने क्या किया? जिस तरह से जनता पार्टी 9 राज्यों में किया था, इन 9 राज्यों में फिर से 356 लगा के सारी सरकारें गिरा दी। फिर इलेक्शन हुआ और इस बार लगभग 6-7 राज्यों में कांग्रेस ही सरकार बन गई। और ये खेल चल पड़ा कि केंद्र में जो भी सरकार आएगी, जहां जहां विपक्षी दल की सरकार होगी, उन राज्यों में आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करेगी, वहां फिर से इलेक्शन करवाएगी। ये खेल हो गया था। इस खेल का परिणाम ये हुआ कि किसी राज्य का इलेक्शन पहले साल में, किसी का दूसरे साल, किसी का तीसरे साल, किसी का चौथे साल, किसी का 5वें साल, और लोकसभा इन सबसे अलग चल रही है। लोकसभा का अपना हिसाब नहीं है, ठिकाना नहीं है कब तक चलेगी। इस अफरा तफरी के चक्कर में जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस 1952 से 1967 तक हमारे देश में, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, हमारे देश में हो रहे थे,
वो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई पूरी तरह से। इसके बाद भी ये सब चलता रहा, लेकिन दो प्रयोग हुए। एक 1985 में 52वें संविधान